नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आपने मेरे नाड़ी परीक्षण के सभी वीडियो को देखा और आप परीक्षण भी कर रहे होंगे, अभ्यास भी आपने काफ़ी अच्छे कर लिया होगा। काफ़ी दिन के बाद अब मैं आपको उससे थोड़े से आगे, अभी आपके पास रोग ही आ गए, आपने नाड़ी परीक्षण किया, यह डिसाइड हुआ कि रोग का जो समस्या है किन दोषों के घटने या बढ़ने की वजह से हो रहा है, यहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक है जी। पहुँचने के बाद अब आप क्या करोगे? आप तो बस दोष देख लिया, ये धातु की कमी है या ये धातु वृद्धि है, अक्षय है, दोष वृद्धि अक्षय है, मल वृद्धि अक्षय, आपने डिसाइड कर लिया, दवाई बनाने लगे। लेकिन ठहर जाइए, अभी आपको मैं चरक का एक सूत्र बताता हूँ, चरक का एक सिद्धांत मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच में एक पुल की तरह ये काम करता है। ठीक है, ये दोनों में रोगी के जो आप डायग्नोस करोगे, डायग्नोस से निकलने वाली जो सारांश है, उस सारांश को देख करके दवाई देने से पहले एक सिद्धांत चरक ने थोड़ा सा सूत्रात्मक शैली से बताया है। रात्रौ तो हृदये म्लाने समृते स्वयने सुचा यान्ति कोष्ठे परिक्लेदम समृते देह धातवः। ये सूत्र आपने जरूर सुने होंगे। इसको समझने के लिए चलिए जरा ऊपर से इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर बाद में इस सूत्र को हम अर्थ लगाएंगे। भाई दोष तो तीन ही है, वायु है, पित्त है, कफ है। वायु का रुक्ष, शीत, लघु, चल, सूक्ष्म, खर, ये गुण है विशेष करके। पित्त के स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, सर और द्रव, ये गुण है। और कफ का स्निग्ध, मंद, गुरु, शीत, स्थिर, श्लक्षण, ये विशेष कफ का गुण है। इस गुण को अगर आप अवलंबन करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो जिनका जो स्वभाव है उस स्वभाव का कोई सेवन करते हो तो वो बढ़ जाता है, उसके विपरीत कुछ सेवन करते हो तो वो घट जाता है। तो घटना और बढ़ना आपके हर एक व्यवहार में तीन ही दोषों का प्राधान्य रहता है। अगर आप गर्म पानी पीते हो तो पानी कफ कारक है क्योंकि उसमें शीत गुण होता है, मगर वो गर्म है तो गर्म होने की वजह से उसमें उष्ण गुण है तो उससे पित्त भी बढ़ जाता है। वह लघु हो गया तो उससे पित्त और वायु भी बढ़ जाता है। वह द्रव्य भी है कहीं ना कहीं तो उससे पित्त भी बढ़ जाता है। तो ऐसा करके गर्म पानी 2 प्लस पित्त, 1 प्लस वायु और 1 प्लस कफ का प्रतिनिधित्व करता है गर्म पानी। इसीलिए गर्म पानी को पीने के लिए अक्सर बताया जाता है सर्दी के मौसम में। ऐसे ही अगर आप दही के बारे में चर्चा करते हैं तो दही अम्ल है, इसीलिए वो पित्त को बढ़ाता है। दही गुरु है, इसीलिए वो कफ को बढ़ाता है। दही उष्ण है, इसीलिए वह पित्त को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के 2 गुण दही में पित्त का आ गया तो दही क्या हो गया? पित्त को बढ़ाता है। तो पित्त संबंधित रोगियों को दही नहीं खानी चाहिए। अब यहाँ पर जो गुरु गुण है, दही में मलाई होने से यहाँ गुरु गुण थोड़ी भारी हो गया, इसीलिए यहाँ कफ का यह प्रतिनिधित्व करता है। गुरु होने से कफ का प्रतिनिधित्व करता है दही। ठीक है, तो यहाँ यह गुरु जो है वो कफ, अम्ल और उष्ण, ये दही, यानी कुल मिलाकर के दही गर्म होता है पर यह भारी भी होता है। तो भारी होने से दही कफ वालों के लिए भी हानिकारक है और अम्ल और उष्ण होने के वजह से पित्त वालों के लिए भी दही हानिकारक है। मगर यह गुरु को अगर हटाया जाए, यानी वहाँ से दही से माखन को निकाला जाए, तो ये गुरु यहाँ लघु हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। हल्का होने के बाद क्या होगा? अब अम्ल, लघु और उष्ण, यानी पूरा यह दही पित्त का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। इसीलिए कोई भी जो कफ कारक चीज़ों में दही खाने के लिए बताया जाता है। जैसे अजीर्ण, अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो हम बताते हैं भाई आप वहाँ पर जो मट्ठा है, मट्ठा को पी लो, क्योंकि मट्ठा में अम्लता, उष्णता और लघुता यानी पूरा पित्त का गुण है। तो ऐसा करके किसी पदार्थों में जो गुण और अवगुण है, जो गुण धर्म है, उसको देख करके हमें रोगी के शरीर में वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़, शायद इससे पहले आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं सुने होंगे, मैं आपको बताता हूँ।
देखो वायु है, वायु में रुक्षता जो है वो किसी दूसरे कफ और पित्त में नहीं है, लेकिन शीत, वायु में जो शीत गुण है वो कफ में भी है। ठीक है जी। जब आप कोई भी शीत पदार्थ वाले गुण वाले कोई चीज खाते हो तो उससे आपके वायु भी बढ़ेगा और कफ भी बढ़ेगा। ठीक है। निरंतर जब आप शीत गुण वाला कोई चीजें, और वो भी हेमंत ऋतु में, ठंडी के मौसम में अगर आप खाते हो तो क्या होगा, उससे आपका वायु और कफ निरंतर रूप से बढ़ता रहेगा। अब परेशानी कहाँ होगी? परेशानी वहाँ होगी जहाँ आपका शरीर पहले से ही, अगर वायु प्रधान शरीर होगा तो कफ में तो कुछ नहीं करेगा शीत वाला खाने से, लेकिन वो वायु को ज़्यादा रुक्ष गुण से उसको व्यापक कर देगा। यह जो शीत है, बाद में वायु बढ़ने से उसमें रुक्षता भी आ जाएगी और उसमें कहीं ना कहीं चल और खर गुण आने लगेगा, और उसी के वजह से वो कफ को तो हानि नहीं करेगा, लेकिन रुक्षता को यानी वायु को बढ़ाएगा और आपका कफ को घटाएगा। ठीक है। कोई एक चीज सिर्फ एक दोषों को नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी आपका वायु बढ़ गया, आपका कफ बढ़ गया। नहीं, कोई एक चीज खाने से एक चीज बढ़ता है या दो चीज बढ़ता है, और अंततोगत्वा आपके दोष और आपके शारीरिक जो प्राकृत और जो विकृत जो दोष है उसके हिसाब से बाद में वो दोषों का रूपांतरण होने लगता है। उन चीज़ों को आपने विशेष ध्यान देना है जब आपके सामने कोई रोगी आता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे शीत, और शीत कफ और वायु में मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है? देखो वायु और पित्त में कितनी चीजें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है लघु, वायु में लघु गुण है और पित्त में लघु गुण है। ठीक है। तो अब ये जो लघु, अब इसके देखो जरा, इस लघुता के थोड़ा विश्लेषण अगर हम करेंगे, वायु में जो लघु गुण है, जो हल्कापन है, वो चल वाला है, चल गुण प्रधान हल्कापन है, चल गुण प्रधान हल्कापन है। लेकिन पित्त में जो हल्कापन है वो सर गुण वाला है। सर गुण का मतलब क्या है? अगर आप पानी में या समुद्र में या किसी तालाब में पत्थर को फेंकोगे, ऐसे करके सपाट सा फेंकोगे, वो पत्थर जब आगे की ओर बढ़ता है तो वो जो बढ़ने की जो गति है वो हो गया चल। बट जहां पर पत्थर गिरा और वहां पानी एक तरह का वाइब्रेशन तरह, उसमें एक तरंग उत्पन्न होता है, और तरंग उत्पन्न होने से पानी एक फैलावट आता है पानी में, उसको बोलते हैं सर। पित्त एक तरह से इसके हिसाब से स्थिर गुण वाला है और वायु चल गुण वाला है। यहां पित्त में कुछ थोड़ी सी लघु सर या कुछ स्थिर गुण को बताता है, हालांकि यह द्रव गुण वाला है, ये कुछ पतला है और ये कुछ तरल है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वायु और पित्त की जो लघुता है, चल और सर, इस दोनों गुण में फर्क दिखता है। अगर लघु गुण किसी आदमी में व्याप्त हो रहा है या किसी आदमी ने लघु पदार्थ खा लिया, लघु गुण पदार्थ कोई चीज खा लिया, ठीक है, या पी लिया, अब वो अधिक उस पदार्थ के सेवन से लघुता के वजह से वायु बढ़ रहा है या उस लघु सेवन से पित्त बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है इस लघुता के साथ उसमें चल गुण बढ़ रहा है या सर गुण बढ़ रहा है। वो देख के पता चल जाता है सर गुण बढ़ रहा है या चल गुण बढ़ रहा है। अगर उस शरीर में चल गुण बढ़ रहा है तो उस लघुता से वायु बढ़ रहा है, और वैसे भी अगर जो प्राकृत दोष आपका वायु है तो यहां पर हालांकि लघुता पित्त में है, पित्त का लघु गुण है, अधिक लघु सेवन करने से आपका पित्त भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके शरीर का जो प्राकृत गुण है वो वायु होने के वजह से या वायु प्रदान होने के वजह से लघु सेवन आपके अंततोगत्व कहीं ना कहीं वायु को ही बढ़ा देता है। तो इस तरह से इन दोषों को आपने यहाँ ध्यान देना है। अब हम चूंकि बात कर रहे थे हरि और निधि, दो रोगी आए और रोगी आने के बाद इन दोनों को था बवासीर, और बवासीर का आपने दवाई दिया, लेकिन इसमें से
एक रोगी हरि जो है स्वतंत्र दोष प्रकोप से पीड़ित था और निधि जो है वो परतंत्र दोष प्रकोप से पीड़ित था। तो आइए जरा समझते हैं स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप है क्या चीज। दोस्तों, अगर आप कोई पदार्थ निरंतर अधिक सेवन कर रहे हैं, मान लीजिए आप रोज गेहूं के रोटी दही के साथ खाते हो, गेहूं के रोटी दही के साथ खाते हो। अब देखो यहां पर गेहूं शीत प्रकृति वाला, गुरु स्निग्ध मधुर सरगुण वाला और लघु है, और वायु शीत में वायु है, कफ है, गुरु में कफ है, स्निग्ध में कफ है, मधुर में कफ, सर में पित्त है, लघु में वायु और पित्त है। तो यहां पर पित्त कितना हो गया, 1 2 और 2 प्लस पित्त हो गया। वायु कितना है, शीत में 1 वायु, लघु में 1, तो 2 वायु हो गया, ठीक है। और कफ कितना है, शीत में 1 कफ, गुरु में 1 कफ, स्निग्ध में 1 कफ, मधुर में 1 कफ, तो ये 4 प्लस कफ हो गया। तो यानी कि गेहूं में कफ को बढ़ाने वाली गुण है। अगर ये आदमी इसको दही के साथ खाता है तो दही में एक गुरु गुण है, गुरु यह कफ को बढ़ाता है। तो यहां पर 5 प्लस कफ हो गया जी। यहां पर अम्ल और उष्ण है, अगर ये सर्दी के मौसम में खाता है और अगर ये रात में खाता है, रात्रि जो है, रात्रि का भोजन वो कफ दोषों को ही उत्पादन करता है, क्योंकि उसके बाद उसने सोना ही है, तो वो फिर कफ वाली स्थिति में चला जाता है। और हेमंत ऋतु में भोजन किया है तो वहां पर कफ वाला ही ऋतु है। तो कुल मिलाकर के गेहूं के रोटी अगर वो निरंतर दही के साथ खाता है, क्योंकि दही में अम्ल और उष्णता है लेकिन उसमें मलाई होने के वजह से गुरुत्व भी है, तो कुल मिलाकर के अधिक कफ के सेवन करने के वजह से उसके शरीर में कफ बढ़ने लग जाता है। जब कफ बढ़ता है तो शरीर में पित्त शांत होने लगता है। जब कफ बढ़ता है तो धीरे 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 अग्नि मंद होने लगता है। तो अब ऐसे में गेहूं और दही, अब देखो यहां पर चरक ने क्या बोला हुआ, ये तो मैंने बहुत आगे जाके श्लोक को उठाया। इससे पहले वाले श्लोक में लिखा क्या था कि अगर आप सुबह भोजन करते हो और वो भी अजीर्ण अवस्था में, और अजीर्ण अवस्था अभी वो पका भी नहीं अच्छी तरह से, और रात में आपने भोजन कर लिया, वो भी कफ कारक भोजन, गेहूं के रोटी दही के साथ आपने ले लिया, आपको तो भाई बड़ा स्वाद लगता है, आपने तो खा लिया गेहूं और दही। खाने के वजह से आपके शरीर में गेहूं और दही के संयोग से ठंडी का मौसम और रात के समय अथवा सायं के समय जो कि कफ का समय था, वो भी सर्दी का मौसम कफ का समय था, तो करते करते आपके शरीर में क्या हो गया, कफ अधिक बढ़ने लग गया। और पित्त जैसे जैसे कफ बढ़ता है, स्निग्धता बढ़ने की वजह से स्नेह और उष्णता थोड़ा सा कम पड़ने लगता है। गुरुता कफ में होने की वजह से लघुता, क्योंकि गुरुता दही में है, गुरु जब बढ़ेगा तो लघुता थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो सर और द्रव आदि गुण न होने की वजह से आपके शरीर में जो जठराग्नि है वो मंद पड़ने लगेगा। अब देखो सुबह खाए हुआ भोजन अजीर्ण अवस्था में वो पचा भी नहीं था और रात में आपने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद क्योंकि सुबह का वो पचा ही नहीं और रात में आपने खा करके तुरंत सो गए, खाया भी क्या, जिसको पचाना ही बड़ा मुश्किल है, वो कफ कारक पदार्थ आपने खाए, वो भी हेमंत ऋतु में। देखो कितनी सारी उल्टियां काम हो रही है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर आप तुरंत उठ करके, क्योंकि आपने तो जाना था ऑफिस में, 7-8 बजे उठ करके आपने एक परोठा खा के चले गए, औलो जी हो गई अब छुट्टी। परोठा तो बहुत ज्यादा भारी है, गुरु गुड़ वाला है, तो वो भी कफ कारक है। तो यानी कि पहले दिन जो सुबह आपने खाए थे वो ढंग से पचा नहीं रात में, और रात में अब रात भर वो दोनों को शरीर को डाइजेस्ट करना है, वो हुआ नहीं। दूसरे दिन सुबह आप 8 ही बजे उठ करके परोठा खा के चले गए। तो अब यहां क्या हो गया, रात्रौ तो हृदय म्लाने संवृते स्वयनेषु च यान्ति कोष्ठे परिक्लेदम संवृते देह धातव। इस तरह के अधिक कफ कारक भोजन के सेवन करने के वजह से आपके शरीर में स्निग्ध मंद गुरु शीत स्थिर और श्लक्षण आदि कफ के सिम्टम्स के अधिक मंद बढ़ने के वजह से, पित्त के शांत होने से आपके शरीर में क्या होगा, परिक्लेदम समृते, क्लेद का उत्पादन होगा। कहां होगा, कोष्ठे परि,
आपके शरीर के जो कोष्ठ है यहां पर क्लेद का उत्पन्न होगा। सिर्फ कोष्ठ में नहीं, परिकोष्ठ है, आपके संपूर्ण कोष्ठ में जितने भी कोष्ठ है शरीर में, उन सभी कोष्ठ में क्लेद का उत्पादन होगा। क्लेद का उत्पादन होगा, जो प्रोटीन, जो बैड प्रोटीन का प्रतीक है। और उस क्लेद के वजह से रात्रौ तो हृदय म्लाने, रात में सोते वक्त आपके हृदय में एक प्रकार का ग्लानि, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगा और आपके शरीर में धीरे धीरे ये कफ के सिम्टम्स, देह और भाव सभी चीज जताने लगता है। सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि धातव, आपके धातु लेवल में जाकर के वह जो आपने जो भोजन किए थे इसके दूषित परिणाम यहां जाकर के धातु में और देह में समृत होना शुरू होगा। वहां पर इस ठहराव आएगा इनका, इन क्लेदों का। और वही जो क्लेद है आपके शरीर में धातुओं को और दोषों को विकृत अवस्था में लेके चले जाते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में स्वतंत्र दोष प्रकोप अधिक हेतु सेवन से होता है। इस सूत्र को आपने जरा नोट करना है। यानी इस आदमी ने जो स्वतंत्र दोष प्रकोप वाला यह जो हरि था, हरि जो उस वैद्य के पास आया, वो निरंतर गेहूं की रोटी दही के साथ हेमंत ऋतु में चाव से खाता और उसको भूख तो लगती नहीं थी, अजीर्ण का समस्या था, लेकिन कफकारक पदार्थ अधिक सेवन करता था। वैद्य के पास आया, कहने लगा सर मुझे दवाई बना करके दे दीजिएगा। वैद्य जी ने एक बढ़िया सा दवाई बना के दिया, लेकिन उस आदमी को शायद स्वतंत्र दोष प्रकोप के बारे में बताना ही भूल गए कि भैया हेतु सेवन का बहुत बड़ा लफड़ा है आपके यहाँ, तो इस तरह से आपने परहेज करना है। अब दवाई तो खा रहा है लेकिन वो इन व्यवहारों को छोड़ ही नहीं रहा था। हेतु सेवन जो था उसको न छोड़ने से इसके शरीर में कफ तो अभी बढ़ ही रहा है। एक दोष जब बढ़ता है दूसरे दोषों को भी वो उत्तेजित करता है। दो दोष मिलकर के और तीसरे दोष को उत्तेजित करता है, तीन दोष मिलकर के चौथे दोषों को उत्तेजित करता है। जो कभी भी व्यापक न होने वाला शुक्र, सभी 6 धातु आदि मिलकर के उस शुक्र को भी वो व्यापक करने शुरू कर देते हैं। तो अकेले गेहूं और दही के निरंतर रात्रि में सेवन करने से इस आदमी के शरीर में होने वाली अधिक क्लेद के अभिवृद्धि के वजह से देह और धातु जो विकृत अवस्था में गया था और उसी के कारण से इसको बवासीर हो रहा था। जठराग्नि के मंद होने के वजह से बवासीर तो ठीक तभी होगा, अब यहां पर इसकी बवासीर तभी ठीक होगा जब ये स्वतंत्र दोष प्रकोप के इन हेतुओं को बंद करेगा। जब तक ये गेहूं और दही के सेवन या इसी तरह के कोई कफकारक पदार्थों का सेवन करना नहीं छोड़ेगा, तब तक चाहे जो मर्जी दवाई खाए, जो मर्जी वो कुछ भी कर ले। ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए बहुत सारे पद्धतियां हैं, चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे होम्योपैथिक, और भी बहुत सारे हैं। अग्निकर्म आदि भी करते हैं बवासीर के लिए, लेकिन वो सभी कर्म इस आदमी यानी हरि के लिए व्यर्थ है जब तक वो इस हेतु सेवन को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इसी हेतु सेवन के ही कारण से इस आदमी के परिक्लेदम समृते देह धातव, इसके देह और धातु इन्हीं क्लेद के वजह से विकृत अवस्था में गया है। इस हेतु सेवन से तो इसको कफकारक भोजन और इस तरह से जो इस तरह के पदार्थ जो है, कोई भी इस तरह के पदार्थ करे उसने इसको त्यागना होगा। सिर्फ त्यागना ही नहीं, आपने गलती किया, शरीर के अंदर सारे दूषित होकर के धातु और देह विकृत अवस्था में बैठे, सिर्फ इसको छोड़ना नहीं बल्कि इसके विपरीत पित्त को बढ़ाने वाले भोजन आपने क्या क्या स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, सर और द्रव वाले पदार्थ जिन जिन में मिलते उनका आपने अधिक सेवन करना है। अगर इस गुरुता को हटाया जाए यानी मलाई को निकाला जाए, घी को निकाला जाए, तो यह दही जो यहां पर मट्ठा बोलते हैं जिसको, उस मट्ठा में सेंधा नमक या सेंधा नमक भी नहीं बल्कि जीरा को फ्राई करके डाल करके प्रतिदिवस अगर पिया जाए तो, और उसके बाद कफकारक भोजन का सेवन न किया जाए तो हेतु सेवन का जो समस्या है शरीर से धीरे 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 पिघल करके ठीक होना शुरू हुआ। उसके बाद हरि अगर उस वैद्य के पास दोबारा जाएगा दवाई खाने के लिए, तो जैसे निधि
दवाई खाने से पहले ही ठीक हो गई, ऐसे भी हरी भी ठीक हो जाता है। आज के समय में हमारे सामने यानी वैद्य और डॉक्टरों के सामने समस्या क्या है, जो रोगी है वो कहते हैं सर हमें बस छोड़ना कुछ ना पड़े, मैं जैसा खा रहा हूं, जैसा रह रहा हूं, जैसा मेरा व्यवहार है बस मुझे वैसे ही रहने दो, हमने कोई चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। स्वतंत्र दोष प्रकोप, हेतु सेवन तो हम करेंगे पर आप दवाई दो, जितना पड़ता है दो। अब डॉक्टर कहते हैं भाई हमें क्या जाता है, आओ पैसे दो, दवाई बना करके दे देता हूं, लेके चले जाओ, लेकिन वही हाल है, क्योंकि हेतु सेवन जब तक वो करेगा तब तक दवाई वहां काम, क्योंकि दवाई तो दोस्तों जो दवाई है पंचभूतात्मक प्रकृति से व्याप्त होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये शरीर में है, और यही पंच गुणात्मक ये जो पंच गुणात्मक जो प्रकृति है, इन्हीं प्रकृति के अवयवों का स्थायित्व रहता है उन जड़ी बूटियों में। कुछ भी आप खाओ तो वो सभी चीजें भी तो शरीर के अंदर जाकर के अपने अपने धातुओं का निर्माण करना है, या अपने अपने धातुओं को ही बढ़ाता है, वो घटाता है। अब यहाँ क्या होगा भैया, आप तो हेतु सेवन तो कर ही रहे, गेहूं और दही तो आप छोड़ नहीं रहे, या जो कफ कारक पदार्थ है उसका आप सेवन तो कर ही रहे हो, आप तो उसको छोड़ने के लिए मना करते हो। हाँ जी वैद्य जी हमें तो बस कुछ नहीं, बस हमने वही चीजें करना है। हाँ जी दिन भर हम सोते रहेंगे या कुर्सी में हम बैठे रहेंगे। बहुत सारे लोगों का आजकल तो सरकारी जॉब है या प्राइवेट, जब सुबह उठा 7-8 बजे परोठा जो भी बना उसको लेकर के खा पी करके चले गए और कुर्सी में दिन भर बैठे रहे, तो ऐसे स्थिति में तो बवासीर होगा। अब ये क्या है, ये हेतु सेवन का एक व्यवहार है। तो परतंत्र दोष प्रकोप क्या है, अब यहां इसे भी समझना है आपने। परतंत्र दोष प्रकोप क्या है, स्वतंत्र दोष प्रकोप तो आपको समझ में आया, जो रोग जिस कारण से बढ़ रहा है उन कारण को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना स्वतंत्र दोष प्रकोप है। उन सेवन को छोड़ना ही यहां पर इस रोगी के लिए लगा लो 75% रोग के से विमुक्ति है। उसके साथ साथ थोड़ा सा भी कुछ अगर आप दवाई खाओगे, इस पित्त को बढ़ाने वाली दवाइयां अगर यहाँ दिया जाए, या कफ को समन करने वाली कुछ दवाइयां दिया जाए, या बवासीर के जो कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली दवाई दिया जाए, इस हेतु सेवन को बंद करके, तो डेफिनेटली हरी ठीक हो जाएगा। अब परतंत्र दोष प्रकोप क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। परतंत्र दोष प्रकोप कहते हैं कि भैया हेतु सेवन तो कुछ नहीं किया, मैंने हेतु सेवन तो कुछ नहीं किया, यानी मेरे शरीर में कफ का शरीर है मेरा, लेकिन मैं बड़ी संभल के चलता हूं या चलती हूं, मैंने कभी भी कफ कारक पदार्थों का सेवन नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं करता मुझे हानि होती है, महसूस होता है, तो मैं उसको करता नहीं हूं। जैसे मैं कभी भी दूध नहीं पीती, ठंडा दही में कभी भी नहीं खाता, क्योंकि दही में गुरु गुण है ना। सर्दी के मौसम में दही कष्ट इसीलिए देता है क्योंकि सर्दी के मौसम में और रात में, ये जो कहते हैं ना रात में दही नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसमें गुरु गुण है। तो ऐसा करके दही, दूध, चावल, गेहूं, इस तरह की चीजें जो है कुछ नहीं खाता या खाती, फिर भी मुझे बवासीर क्यों हो रहा है गुरुजी, तो इसका मतलब है परतंत्र दोष प्रकोप। शरीर में हेतु निर्माण तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से ही विकृत अवस्था में आया हुआ कोई दोष या धातु या मल यहां पर बवासीर दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एक दोष दूसरे दोषों के सामने जाकर के अड़ जाता है या टिक जाता है, और उस दोष को वो विकृत कर देता है। समझ में आया? उस दोष को वो विकृत, जैसे लकवा में अक्सर ये देखा गया है कि कफ वायु के स्थान में आकर के अवरोध पैदा करता है और फलस्वरूप लकवा हो जाता है। यहां पर हम हेतु सेवन नहीं कह सकते कि भैया आपने तो जो है आपने तो वायु बढ़ाने वाली चीजें खाए थे तो वायु बढ़ गया और आपको लकवा हो गया। नहीं, यहां उसको जो लकवा हुआ हेतु सेवन से नहीं, बल्कि परतंत्र दोष प्रकोप के वजह से किसी कारणवश कफ वायु के स्थान में गया और जाकर के वायु को उसने अवरोध पैदा किया। अवरोध होने की वजह से वायु जो है उसमें चल गुण और जो है सूक्ष्म चल और रुक्ष गुण उसमें ज्यादा आ गया, और उसके वजह से
लकवा हो गया। रुक्ष, चल और सूक्ष्म, यह गुण जो है स्निग्धता, स्थिरता और सुलक्षणता के वजह से विचलित अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ उसको क्या हो गया, व्याधि उत्पन्न हुआ, लेकिन हेतु सेवन तो कहीं भी हुआ नहीं। अब वायु कब बढ़ता है, जब आप रात्रि में जागरण करते हो या वायु से संबंधित रुक्ष भोजन जैसे चने बने, फ्राई ड्राई फूड कुछ आपने खा लिया, बहुत ठंडी चीजें आपने खा लिया, हाँ, और लघु वाला कोई चल हो, ऐसे कोई चीजें आपने खा लिया, तो ऐसे में आपको वायु बढ़ता है। लेकिन हेतु सेवन तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लकवा हो गया। तो उसका कारण क्या है, ये परतंत्र दोष प्रकोप है। दूसरे दोष के अवरोध होने के वजह से, अवरोध कहीं भी हो सकता है, मस्तिष्क में होगा, कहीं भी होगा, तो वहां के दोषों को वो व्यापक कर देता है। तो परतंत्र दोष, अब निधि को जो था वह सिर्फ परतंत्र दोष, कहीं पर भी कोई अवरोध हुआ उसके वजह से, दूसरा दोष व्यावृत होने के वजह से, अवरोधता के वजह से वो वहां पर विक्षिप्त अवस्था में चला गया और उसको वो रोग हो गया। यहां पर जिसने अवरोध पैदा किया, उदाहरण के तौर पर अगर कफ ने अवरोध किया वायु को, उसके वजह से लकवा हुआ है, तो इलाज किसका किया जाए भाई? लकवा में तो आप वायु के दवाई देते हो, लेकिन यहाँ लकवा उसको स्वतंत्र दोष प्रकोप के लिए, अरे भाई स्वतंत्र दोष प्रकोप से अगर लकवा हुआ, वायु बढ़ने से लकवा हुआ है, तो लकवा में वायु के लिए प्रशमन की दवाई देनी चाहिए। यहाँ वायु तो जरूर बढ़ी है, लेकिन बढ़ने का कारण हेतु सेवन नहीं है, यहाँ परतंत्र दोष प्रकोप है। तो यहाँ सबसे पहले जो कफ जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा था उसको ठीक करने के लिए उपचार करनी चाहिए। तो आज के मेरे पिटारी से आपके सामने कुल मिलाकर के ये निकल के आया कि नाड़ी परीक्षण आदि या अष्टविध जो परीक्षण है, उन परीक्षण से जो चीज आपके सामने आया दोषों को देख करके, उसके बीच में या उसके बाद दवाई देने से पहले इस स्थिति को आपने जरूर परीक्षण करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रोगी फिर कभी भी ठीक नहीं होगा। रोगी को समझाना होगा जो हेतु सेवन है वो अगर आप करते हो तो उसके त्याग के बगैर या उसके विपरीत पदार्थों के सेवन किए बगैर, एक तो उसको त्यागना है और दूसरा उसके विपरीत भोजन करनी है, व्यवहार करना है। जैसे मान लो कि आपका कफ बढ़ा हुआ है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, उस कफ को रुक्षता बढ़ा दो तो कफ की जो स्थिरता है, जो स्निग्धता है कम होगा। तो क्या किया जाए भाई, रात में न सो। रात्रि जागरण से शरीर में क्या होगा, खरता और चल और रुक्ष गुण बढ़ेगा, और ये तीन गुण कफ के स्निग्ध, स्थिर और सुलक्षण इस गुण को काट देगा। तो फलस्वरूप रात्रि जागरण, हालांकि ये पूर्णतया इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हेतु विपरीत इस तरह के व्यवहार करने से कभी कभी दोष विखंडन होता है और रोगी को वो जो दवाई है बहुत जल्दी उसके शरीर में काम करता है। तो दोस्तों आज मेरे तरफ से आपके लिए इतना ही। कल मैं इसी तरह की कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। यदि आप मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे, आने वाले समय में आयुर्वेद और विशेष करके ज्योतिष से संबंधित, अभी तो मैंने ज्योतिष के विषय में तो कुछ मैंने अभी बताया ही नहीं है क्योंकि समय की थोड़ा अभाव है। आयुर्वेद में ही बहुत सारी चीज़ें, मैं कहा चलो चैनल भी आयुर्वेद का है। मैंने वैसे ये चैनल पहले बनाया था ज्योतिष के लिए, लेकिन फिर आयुर्वेद के वीडियो लोगों ने प्रशंसा किया, देखने शुरू किए, तो मैं कहा चलो चरई वेती जो चल रहा है उसको चलने दो। तो यहाँ से आयुर्वेद का मेरा ये जो चैनल है बनते जा रहा है। आप लोग सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इसी तरह से प्यार अगर आगे भी मिलता रहेगा तो निश्चित मैं इसी तरह से आपके सामने कुछ विशेषताओं को, कुछ श्लोकों का व्याख्यान करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आप वैद्य हो तो आपके चिकित्सा में ये सहायक बनेगा, अगर आप रोगी हो तो रोग उन्मूलन के लिए बहुत सहायता आपको मिलेगा इससे। तो दोस्तों मुझे आज दीजिए विदा। जय श्री राम।